कोई रोमानवी इश्क आपको यूनिवर्सिटी लाइफ में हुआ? नहीं ऐसा कोई चक्कर ही नहीं था ना, ऐसे थे कि किसी को हमारे से इश्क हो। फेवरेट डिश जो आप सारी उम्र आपको खाने को मिले तो आप कहेंगे मैं खा लूंगा? यार आप एक मौलवी के बच्चे से ये सवाल करेंगे तो भाई जो हो जाए, हम तो खाने के बाद खाना हजम करने के लिए दोबारा खाते हैं। हाँ, कोई भी गेस्ट मेरे पॉडकास्ट में आने वाला ये नहीं कह सकता कि मैं उस पॉडकास्ट में गया था, मुझे उन्होंने जलील किया या मुझसे उन्होंने ऐसे सवाल पूछ लिए जो नहीं पूछने चाहिए, या मैंने कहा कि ये काट देना और उन्होंने नहीं काटा था। अगर कोई गेस्ट मेरे स्टैंडर्ड पे पूरा नहीं उतरा ना, उस पे मुझे 10 मिलियन व्यूअरशिप भी मिलनी है तो आई डोंट केयर। नहीं, वैसे ये होना चाहिए कि अगर कोई बंदा किसी को फोन करवाया ना कि मेरा चलान छोड़, तो उस बंदे को तो कुछ जूतों की सजा होनी चाहिए, बल्कि और उसकी वीडियो बना के डालनी चाहिए कि देखिए पाकिस्तान का बेगार पाकिस्तान की। बिल्कुल सही बात। अच्छा, एक क्लास वालों का ऐसा कहा कि आपको याद है, मेरे दिल में सोचा कैसी बेवकूफ़ों की बात है, लड़कों को तो याद नहीं। तुझको क्या इल्म मेरे सीने में तिश नाकामी के कितने छाले हैं, और बेवफा एक दिन तो ये कह दे मेरी आंखें तेरे हवाले। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फरीद और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट प्लैनेट। आज हमारे साथ पाकिस्तान के नामवर पॉडकास्ट होस्ट और इन्फ्लुएंसर मौजूद हैं। प्लीज़ वेलकम हाफिज़ अहमद साहब। हाफिज़ साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। बिल्कुल ठीक ठाक। मेरा तो नाम भी सेम है। जी बिल्कुल सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आपका शुक्रिया, आप तशरीफ लाए सर। ऑल प्लेयर इज़ माइन। हाफिज़ साहब, आपकी रियल लाइफ के बारे में तो सब जानते हैं कि आप पॉडकास्ट भी कर रहे होते हैं, तो आप डिफरेंट टीवी चैनल्स पे भी आ रहे होते हैं, तो वो तो सबको पता है। इसके पीछे जो स्टोरी है, जो स्ट्रगल है आपकी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि किन मुश्किलात से होकर आप यहाँ तक पहुँचे? यार कोई स्ट्रगल नहीं, और मैं स्ट्रगल पे बिल्कुल बिलीव नहीं रखता। खलील साहब ने ये बात कही थी, आपको याद होगा। मैंने कहा था स्ट्रगल 2 नंबर लोग करते हैं। मैं कहता हूँ 2 नंबर भी नहीं, बेगैरत लोग करते हैं। स्ट्रगल कोई नहीं होती, अल्लाह का करम होता है, लोग कामयाब हो जाते हैं, फिर वो बकवास करते हैं कि हमने स्ट्रगल की। ओके सर, मेरा पॉइंट समझे आप? जी बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा मेहनत नहीं करें, मेहनत करनी चाहिए, लेकिन जहाँ पे आप पहुँचते हैं ना, वहाँ पे आप मेहनत से नहीं पहुँचे होते, वो अल्लाह के करम से पहुँचे होते हैं। बिल्कुल, अल्लाह के करम के बगैर तो 2 नंबर शुरू कर दे जी, मेरे बाप ने, मेरे दादा ने ये सोचा था और हमने ये स्ट्रगल किया, वो सब बकवास है, कुछ भी नहीं होता। नहीं सर, कोई जिंदगी में डाउन लम्हात तो आए होंगे ना जिंदगी, कुछ ऐसे जिंदगी के लम्हात? नॉर्मल लाइफ थी, गरीब फैमिली से। मेरे वालिद साहब इमाम मस्जिद हैं जी, 2 कमरों के सरकारी क्वार्टर में रहते थे। वहाँ से तो बस वो ज़िंदगी थी डाउन। उधर से ही चलते चलते अल्लाह का हमेशा करम रहा। 2011 में मेरी स्टडी यहाँ से कंप्लीट हुई पाकिस्तान से। मैंने मास्टर्स किया इस्लामिक स्टडीज़ में, फिर मैं यूके चला गया स्टडी वीज़ा पे, और मैं पढ़ने नहीं गया था। आप कमाने गया था? तो अल्हम्दुलिल्लाह कमाया वहाँ जाके, अल्लाह ने वहाँ जाते ही हालात बदल दिए, जॉब मिल गई। अब वहाँ पे जॉब से मैं तकरीबन 1000 पाउंड कमाता था महीने का, जो कि उस वक्त के रेट के हिसाब से 2.25 लाख रुपए बनते थे। तब मुझे याद है 170-75 रुपये रेट होता था। अब तो 300 प्लस हो गया। हाँ, तो 350 से भी ऊपर है। तो बस वहाँ से ज़िंदगी चली। तो स्ट्रगल मैंने लाइफ में कभी भी नहीं, कोई मैंने मुश्किल नहीं देखी लाइफ में। हाँ, जब थे ही गरीब फैमिली से, तो वो बस उधर से चलते 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 हमेशा करम ही रहा है, कोई मुश्किल नहीं पेश आई ज़िंदगी में। ये तो बिल्कुल ठीक है, अल्लाह के करम के बगैर तो कुछ इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। तो आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ एक ऐसी लाइफ होती है कि जब इंसान यूनिवर्सिटी पढ़ रहा होता है तो ऐसा लग रहा होता है कि यार ये बहुत बड़ा अज़ाब है, मगर जब वहाँ से पास आउट हो जाते हैं तो आपकी सबसे ज़्यादा मेमोरीज जो होती हैं ना, वो यूनिवर्सिटी से होती हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि कोई रोमानवी इश्क आपको यूनिवर्सिटी लाइफ में हुआ, और वो एन शीन काफ वाला इश्क पूछ रहा हूँ जो आजकल हो रहा है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ज़रा डिटेल में ये बताता हूँ। पहले 1-2 चीज़ें और बताता हूँ। यूनिवर्सिटी की मेरी यादें सिर्फ यही है कि जो रजिस्टर था ना मेरा मास्टर्स में 2 साल, वो 2 सालों में मेरा रजिस्टर को 50-100 सफ़ों का मुकम्मल नहीं हो सका था। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लें मैं कितना पढ़ने वाला बच्चा था। कोई नोट्स नहीं बनाता था, कोई चक्कर ही नहीं। इंटेलिजेंट होंगे आप? बस अल्लाह का करम, अल्लाह का करम हमेशा से ही रहा कि पेपर से एक, बल्कि मुझे याद है फर्स्ट ईयर में ना, यानी मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में मेरे मार्क्स थे आई थिंक 333 आउट ऑफ 500, यानी फर्स्ट डिवीजन थी। और आर्ट्स के अंदर ये बड़े ठीक नंबर होते हैं, इस्लाम में आता। तो पार्ट 2 में खैर इससे भी ज़्यादा थे। तो जब हमारा रिजल्ट आया ना, तो एक लड़की ने ना शोर मचाया। हमारे क्लास में 16 के 18 लड़के थे और 80-90 लड़कियां थी मास्टर्स में। और वैसे भी आपको बड़े लड़कों के माशाल्लाह। आप कौन से डिपार्टमेंट में थे? इस्लाम में आते हैं। अच्छा, वहाँ पे बीच में पर्दा होता था। अच्छा, अब उसने शोर ये मचाया कि इसने तो मेरे नोट्स से तैयारी की है, और उसके नंबर कम थे जिस बेचारे ने नोट्स बनाए। अच्छा, तैयारी करवाई। वो ये कि अब ये सारी बातें इसलिए बताते होंगे, अब कौन 10 साल पीछे जाकर रोएगा, क्या करेगा। होता ये था कि सर ने बताना कि आपने इस टॉपिक पे नोट्स बनाने हैं। मैंने नोट्स नहीं बनाने होते थे,
मेरे क्योंकि सलाम दो अच्छी थी टीचर्स के साथ। अच्छा। मैंने टीचर के पास चले जाना, मैंने कहा सर वो नोट्स नहीं बनाए तो किसी के नोट्स ही दे दें। तो सर ने मुझे कहना कि यार ये पीछे अलमारी में सबके नोट्स पड़े हैं, जिसके उठाने उठा ले। तो मुझे उसमें कभी नोट्स पे आपने नंबर लिख के वापस रखे? नो, हमने तो उठाया भाई, फोटोकॉपी करवाई, पेपर से 2 दिन पहले वो पढ़ा और अल्हम्दुलिल्लाह जाके जो है ना जिन्होंने बनाए थे उनसे ज्यादा नंबर ले लिए, पार्ट 2 में भी ज्यादा ही नंबर लिए उनसे जिनके नोट्स से मैंने तैयारी की। हाफिज भाई मैं जहाँ आना चाह रहा हूँ ना, मैं वो पूछना चाह रहा हूँ कि कभी इश्क हुआ हो आपको? यार इश्क का ना जमाना ही नहीं था, इश्क का जमाना तो शुरू से नहीं उस वक्त ये दौर ही नहीं था, ये सोशल मीडिया इतना, मतलब मोबाइल मेरे ख्याल है पार्ट 2 में जाके मेरे पास एंड्रॉइड मोबाइल आया था मास्टर्स के बाद। जी हाँ बिल्कुल। तो उस वक्त खतों की ताकत तो होती होगी। नहीं ऐसा कोई चक्कर ही नहीं था ना, ऐसे थे कि किसी को हमारे से इश्क हो तो इश्क वगैरह से परहेज तो नहीं कह सकते, परहेज तो नहीं किया कभी। एक तरफा मोहब्बत हुई हो? नहीं, एक तरफा मोहब्बत भी नहीं हुई। अच्छा, मोहब्बत के चक्कर में पड़ा ही नहीं। वैसे लोग अच्छे लगते हैं, अच्छे आपको लगते हैं, क्यों नहीं लगते, मैं कोई गलत बयान नहीं कर रहा, आपको खूबसूरत चेहरे अच्छे लगते हैं। आपने कभी किसी को कहा हो? कहा नहीं, लगे बहुत सारे होंगे लेकिन कहा किसी को नहीं। अभी वो पता था आगे से क्या जवाब है तो अगर अभी वो देख रहे होंगे तो वो पछता रहे होंगे, काश कह देते। नहीं उन्हें किसी को क्या पता, जब मैंने किसी को बताया ही नहीं तो किसी को पता क्या। सर लड़कियों में एक बड़ी हिस्स होती है, वो फौरन अगर आप उनसे बात करते हो ना, वो फौरन समझ जाती है कि किस, आप बात ना भी करें तो समझ आए, सिर्फ देखने से समझ आए। लेकिन वो हमारे दरमियान में पर्दे ही बहुत थे जनाब, वो सर सामने खड़े होते थे, सर दोनों को देख रहे होते थे, लेकिन हमें स्टूडेंट्स को जो है ना वो बीच में पर्दा लगाया हुआ है, इधर लड़के इधर लड़की है। अच्छा हाफिज साहब, आपकी शादी अरेंज मैरिज थी लव मैरिज? 100% अरेंज थी भाई। तो उसके बाद लव में कन्वर्ट हुई और फिर? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपने एंगेजमेंट वाले दिन, एंगेजमेंट जब मेरी हो गई उस दिन शाम को मैंने अपनी बेगम की तस्वीर देखी। अच्छा। पेरेंट्स ने, मैं उस यूके में था, उन्होंने यहाँ पर रिश्ता फाइनल किया और आई एम वेरी हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। यहाँ से आप अंदाजा लगाने, लव हुआ होता तो अरेंज मैरिज ना होता। बिल्कुल नहीं, वैसे ऐसे भी लोग हैं जिनको बहुत से लव होते हैं लेकिन शादी अरेंज ही होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी मैं पिछले दिनों यूनिवर्सिटी गया हुआ था सर, तो बहुत सारी ऐसी लड़कियां, हमारे अलुमनाई फंक्शन पे था, तो बहुत सारी ऐसी लड़कियां आई हुई थी जो उस टाइम हमें इनकार कर, जिन्होंने किया था, तो मैं उनके हस्बैंड देख के मेरी ऐसे निकल गई। मैंने स्पेशली उन्हें बुलाया, मैंने कहा कैसी हैं आप, कहते कह रहे, मैंने कहा हस्बैंड को बुलाइएगा प्लीज। तो सब बड़े हैवी और बड़े मोटे और सारा, तो नहीं हमारे एक तो बीच में पर्दा था और जो क्लास फेलोज थी वो भी पर्दे वाली। अच्छा, पर्दे वाली ज्यादातर 80-90%, तो इसलिए मौके कम मिलता। कमाल का। अच्छा अभी साहब, आपको गाड़ियों को शौक है, मतलब मर्द की सबसे कीमती चीज़ उसकी सवारी होती है, इसमें उसका ज़्यादा टाइम गुजरता है, तो आपके पास कौन सी गाड़ी है या कितनी गाड़ी है? गाड़ी मेरे पास 2 है, सिविक और स्पोर्टेज है, क्या स्पोर्टेज, बल्कि मैं स्पोर्टेज ज़्यादा यूज़ करता हूँ, सिविक घर में यूज़ होती है। तो SUV आपको पसंद है गाड़ी ज़रा? हाँ जी बिल्कुल, कार्स ने बिल्कुल SUV शेप में अच्छी लगती है गाड़ियाँ। खाने के शौकीन है, कोई फेवरेट डिश? बहुत ज़्यादा। अच्छा, कोई फेवरेट डिश जो आप सारी उम्र आपको खाने को मिले तो आप कहेंगे मैं खा लूँगा? यार आप एक मौलवी के बच्चे से ये सवाल करेंगे फेवरेट डिश, भाई जो हो जाए। अच्छा। हम तो खाने के बाद खाना हजम करने के लिए दोबारा खाते हैं। हाँ, खाने में तो जो चीज़ हो बस चलती है। फेवरेट अगर आप कहें तो बिरयानी फेवरेट है, दाल चावल फेवरेट है, दाल मेरी बहुत फेवरेट है। अच्छा। बल्कि अभी पिछले दिन मैंने घर में थोड़ी सी लड़ाई भी की थी इसी बात पे कि वो डेली सैरी के अंदर ना गोश्त पड़ा होता है, मैंने कहा यार ये क्या बदतमीजी है, तो साथ दाल सब्जी भी होनी चाहिए। तो अच्छा हाफिज भाई, ये सारी चीज़ें तो एक फ़न था, बट आपसे जो पूछने आया हूँ ना बेसिकली, वो आपकी ज़िंदगी के ऐसे अनासर के बारे में बात करना चाह रहे हैं हम जो थोड़े से कंट्रोवर्शियल। अभी पिछले दिनों आपकी एक बात चली गई थी बहुत ज़्यादा, जिसमें आपने कहा था कि 90% मौलवी जो हैं वो किरत गलत कर रहे होते, तो किरत ने यानी कि कुरान पाक गलत पढ़े, गलतियाँ कर रहे होते, गलतियाँ ज़बर छोड़ गए। तो उसमें आप थोड़ा सा एग्जैजरेट नहीं कर गए कि 90% में तो बहुत ज़्यादा 80% कर लें, 10, 15, 20 कम कर लें। हाँ जी, 30 कम कर लें। अभी लोग बहुत मैच्योर हो गए हैं, लोगों के अंदर कुरान की मोहब्बत बहुत ज़्यादा पैदा हो गई है, सोशल मीडिया की बरकत है, अल्लाह जज़ाए खैर दे यहूदियों को कि उनकी बरकत से मुसलमानों को एहसास हो गया, बिल्कुल, और खौफ भी पैदा हो गया। हुफाज को भी पता चल गया, पीछे रिकॉर्डिंग हो जाएगी, लितर पढ़ेंगे बाद में। तो उससे जब ये दौर नहीं था ना, इससे पहले मैं 90% भी, फिर अगर आज से 10-15 साल पहले की बात करें तो शायद फिर 99% की मैं बात करूँ, जाके फिर 90 भी नहीं। आज भी गाँव देहात में ये होता है, बिल्कुल होता है। जालमुन तालमुन, यानी उससे मुराद ये है कि पता नहीं लग रहा आपको क्या पढ़े हाफिज साहब, और अगर गलत पढ़ भी नहीं, एक है कि कहीं पे हाफिज रुक गया, उसे समझ ही नहीं मैंने आगे क्या पढ़ना है, तो पीछे सामने बता दिया। अगर वो चल रहा है ना, वो पहले से 5वें पारे में चले गया, 5वें से 29 में, तो बस वो सामने कहेगा चलते जाओगे। बल्कि अभी एक सोशल मीडिया पे वीडियो आपने देखी होगी कि वो एक कारी साहब है, वो बड़ी इतनी तेजी से पढ़ रहे हैं कि वो समझ नहीं आ रही, हमें
बहुत सारे, लेकिन अभी बहुत बेहतरी आ चुकी है, वो भी सोशल मीडिया की बरकत है ना। हाँ जी, उसकी वजह से गाँव वाली साइड पे तो अभी तक आपकी बात ठीक है, ये सारी चीजें वहाँ पे चलती है। आप देखें ना यार, 1:15 पारा आपने पढ़ना है और आप जनाब 40-50 मिनट में आपकी नमाज भी होगी, तरावी भी, वितर भी, हाउ इज इट पॉसिबल? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। हालांकि कुरान पाक के बारे में है कि ठहर के पढ़ना चाहिए। आप कभी सुने, अल्लाह तौफीक दे, जाके देखें, सुने ऑनलाइन, वहाँ हरम में जो तरावी पढ़ी जाती है यार, पता लगता है कि यार कुरान पढ़ रहे हैं। तो अरब में जो कुरान पढ़ा जाता है ना, उसकी क्या ही बात है। मुझे ना पाकिस्तान में भी वैसे कुरान है माशाल्लाह, से हुफ़ाज़ हैं जो 1.5-2 घंटे में जाके एक पारा पढ़ते हैं। तो असल में इस तरह कुरान पाक पढ़ना चाहिए, ठहर के पीछे वाले को समझ आ रही हो क्या पढ़ा जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा हाफिज़ भाई, आप पॉडकास्ट होस्ट भी करते हैं, साथ इन्फ्लुएंसर भी हैं, तो आप ज़्यादा एंजॉय किस चीज़ को करते हैं, एज ए इन्फ्लुएंसर, या आप समझते हैं कि मैं जो शो होस्ट करता हूँ मेरा बेस्ट है? सब चीज़ें दोनों तकरीबन नहीं कैसी हैं, क्योंकि जो लोग जानते पहचानते हैं वो पॉडकास्ट की वजह से जानते हैं। हाँ जी। तो खुशी होती है जब मिलते हैं। तो ज़िंदगी में एक कभी ऐसा एक्सपीरियंस आया कि आपको एक चीज़ चुनना पड़े, तो क्या चुनेंगे आप? मेरे ख्याल ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इन्फ्लुएंसर भी आप तभी है ना कि आपने कुछ ऑनलाइन प्रेजेंस है, तो मेरे ख्याल जब ई-कॉमर्स में था तो तब इतना इन्फ्लुएंस नहीं था लोगों पे, और जब पॉडकास्ट में जब ज़्यादा लोग जाना शुरू होते हैं तो ज़्यादा मतलब कुछ ना कुछ फिर जो है वो आपकी बात को वैल्यू भी देना शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह का करम है, मैं सब चीज़ों को प्रॉपर एंजॉय कर रहा हूँ। पॉडकास्ट में सर हाफिज़ भाई आजकल ये ट्रेंड बन गया है कि जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं वो विदाउट मतलब आप उनको पे करेंगे तो वो आपके मतलब पॉडकास्ट में आएंगे। मगर मैं बताता चलूँ, हाफिज़ भाई ने हमें ये ऑनर दिया है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी से भी कोई पैसे नहीं लेता कभी भी। हाँ जी, टीवी शोज। मगर ये ज़्यादा अब ट्रेंड बन गया है, अब इतना ज़्यादा ट्रेंड बन गया कि आप पहले अप्रोच करते हो ना किसी सेलिब्रिटी को तो वो पहले पूछता है हाउ मच यू विल पे। तो आपने सबसे ज़्यादा किस सेलिब्रिटी को पे किया है और साथ नखरे भी आपने उठाए हो? अच्छा, यहाँ पे मैं पहले आपके सवाल से मैं इसका बिल्कुल आंसर दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं इस बात पे आ जाऊँगा, अगर बजट मांगते हैं ना तो वो भी मेरे ख्याल उनका राइट है। हाँ राइट, क्योंकि वो कहते हैं कि हम फेस वैल्यू है, उठे। हाँ फेस वैल्यू, मतलब हम बेवकूफ़ हैं कि हम बिस्तर में से निकले, नहाएं, आपके लिए नए कपड़े पहने, मेकअप करें, लड़का भी हो तो उसने भी तो कोई ना वो बेस लगा कैमरे के लिए। तो वो कहता है फिर मैं अपनी गाड़ी में बैठूं, अपना फ्यूल लगाऊं, मैं अपना टाइम लगाऊं, मैं क्यों लगाऊं? बिल्कुल सही बात। तो मांगना भी कोई गलत नहीं है, लेकिन मुंह फाड़ के ना मांग ले, वो मुनासिब से मांग ले। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अल्लाह ने आपको तौफीक हिम्मत दी है, तो फिर मैं अगर फ्री में भी कर दे तो कोई ऐप भी नहीं है। तो अच्छा, असल में मैं इसलिए नहीं बताऊंगा सबसे हाईएस्ट पेड, कि उसकी रीजन ये है कि उस बंदे की मार्केट खराब हो जाएगी। मेरे पास अभी तक मैं 150 पॉडकास्ट कर चुका हूँ, तकरीबन 50% से ऊपर जो सेलिब्रिटीज है वो फ्री है। ये मेरे पीआर है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे जाती ताल्लुकात है, जाती दोस्ती है। बहुत से सेलिब्रिटीज ऐसे हैं कि जिनका मार्केट में 4-5 लाख रेट है, मेरे से उन्होंने 30-40 हज़ार रुपये लिया है सिर्फ फ्यूल का आने जाने का, या टिकट ले लिया कि यार हमने कराची से आना तो टिकट दे दो। तो मैं अपने ताल्लुक की वजह से वो बेनिफिट ले रहा हूँ, लेकिन मैंने पे भी किया। बहुत से गेस्ट हैं जिनको उन्होंने कहा भाई हमारा ये मार्केट ऐसा क्या जिसको आपने पे भी किया और साथ उसने नखरे भी दिखाए हो? नखरे तो किसी ने नहीं दिखाया, क्योंकि मेरा फॉर्मेट ही ऐसा नहीं है। यानी मेरा फॉर्मेट नहीं, कोई ऐसा क्वेश्चन ना पूछे हमसे या कुछ इस तरह। तो मेरा तो फॉर्मेट ही यही है ना कि फ्री वाला गेस्ट है या पेड गेस्ट है। मैंने दोनों को सबसे पहले बिठा के ये बताना है कि भाई कोई क्वेश्चन अगर आप चाह रहे कि मैं ना पूछूं मुझे पहले बता दो, क्योंकि मेरा ये है ही नहीं कि मैंने गेस्ट को डिस्टर्ब करना है या डिसरिस्पेक्ट करना है या नेगेटिव वे में वर्शिप लेनी है। मेरा ये फॉर्मेट ही नहीं है, तो इसलिए तो मैं पहले बता देता हूँ। और पॉडकास्ट हमारी ऑफ कोर्स बिल्कुल प्लान नहीं होती, वो तो ऐसे गपशप चली। हाँ, लेकिन ये उसमें होता है कि एंड पे मैं पूछ लेता हूँ गेस्ट से कोई लाइन काटनी है तो बता दें, वो बताता तो मैं काट देता हूँ। उसका बेनिफिट ये होता है कि फिर वो गेस्ट मार्केट में जाके लोगों को बताता है क्या हाफिज अहमद बड़ा जबरदस्त, हाँ, इसकी पॉडकास्ट में जाना चाहिए। अब डॉक्टर बुशरा इकबाल को मैंने इनवाइट किया, डॉक्टर आमिर लाकी की जो फर्स्ट वाइफ है, जी जी, वो पॉडकास्ट में नहीं जा रही थी कहीं भी, कभी बहुत से लोगों ने उनको अप्रोच किया, लेकिन उन्हें पता था जो भी बुलाएगा उसने कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है। जब मेरी टीम ने उनको मैसेज किया तो उन्होंने फौरन कॉल की निदा यासिर को, ये उन्होंने मुझे बताया जब पॉडकास्ट हम करने गए। निदा उससे पहले मेरी पॉडकास्ट में आ चुकी थी। उन्होंने कहा कि कैसा बंदा है वो, मैंने उसको देखा तो है, लेकिन तुम्हारा एक्सपीरियंस फेस टू फेस मिली हो। मैंने कहा आंखें बंद करके जाओ, जो तुम कहोगे वो काट देगा, जो तुम कहोगे नहीं पूछना वो नहीं पूछेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पंजाबी कहते हैं ना बिहार ये बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह के कोई भी गेस्ट मेरे पॉडकास्ट में आने वाला ये नहीं कह सकता कि मैं उस पॉडकास्ट में गया था, मुझे उन्होंने जलील किया या मुझसे उन्होंने ऐसे सवाल पूछ लिए जो नहीं पूछने चाहिए, या मैंने कहा कि ये काट देना और उन्होंने नहीं काटा था। मैं बल्कि अभी आमिर लियाकत की थर्ड वाइफ जो थी दानिया शाह, उनका मैंने इंटरव्यू किया था अभी रिसेंटली, तो काफ़ी वो मैंने उन्हें पहले ही कह दिया था कि मैं उस ट्रैजिक मामले में नहीं जाना चाह रहा, बिकॉज वो बहुत बड़ा इंसानिया था हमारा, बहुत बड़ा। मुझे उससे रब्ता किया था खुद से इंटरव्यू करें, लेकिन मैं तो कैमरे में भी ओपन बताया कि मैं बड़ा इस मामले में बड़ा एटीट्यूड वाला बंदा हूं, मैं बहुत
बहुत चूजी हूँ गेस्ट के मामले फारक फॉर गेस्ट नहीं मैं करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने क्यों किया, वो आपके अपनी चॉइस है, लेकिन मेरी एक अपने स्टैंडर्ड्स है। नहीं, अगर कोई गेस्ट मेरे स्टैंडर्ड पे पूरा नहीं उतर आना, उस पे मुझे 10 मिलियन व्यूअरशिप भी मिलनी है तो आई डोंट केयर। अगर मेरा स्टैंडर्ड नहीं है तो मैं उसको अपने पॉडकास्ट में बिकॉज सर तस्वीर के दोनों रुख देखने होते हैं। जब मैंने तस्वीर की दूसरा रुख देखा ना, तो मुझे कहीं ना कहीं चीजें कुछ थोड़ी सी बेहतर लगी कि जितना मैं नेगेटिव समझता था उतनी चीजें नहीं। मैं आपको नहीं कह रहा, आपके अपना आपने किया, बिल्कुल आपको नहीं कह रहा, उनकी बात कर रहा हूं, लेकिन मैं अपना बता रहा हूं कि मेरा एक क्राइटेरिया है सिंपल के बंदा मुझे नहीं पसंद, उसकी पॉडकास्ट से मुझे फायदा होगा, 5 लाख का मुझे फायदा होगा और व्यूअरशिप आएगी, मैं नहीं करूंगा, मुझे नहीं पसंद। तो बस जनरली पसंद तो मुझे भी नहीं था, बट मैंने जब उनकी स्टोरी सुनी ना, उनका पार्ट जब सुना, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी जो जितनी नेगेटिविटी है ना उतनी है नहीं, थोड़ी सी वो अभी भी चाह रही है कि मेरी जरा ना ऑनर में, इज्जत में कोई इजाफा हो जाए। आपके अपनी जगह बिल्कुल ठीक, मुझे उन्होंने अप्रोच किया, मैं वैसे बता रहा हूं, डॉक्टर बुशरा इकबाल को बताया, उन्होंने मुझे मैसेज किया खुद से, ये नहीं मेरी टीम का रब्ता कि मैंने इंस्टा पे उनके किसी बंदे का मैसेज आया, तो फिर मैंने अपनी मिसेस को बताया। अच्छा, यहाँ से मुझे डॉक्टर बुशरा का ख्याल आया ना, मेरे माइंड में नहीं था ना ऐसे, क्योंकि इतने सारे मेहमान हैं आपके ज़हन में, तो जब उसका मैसेज आया ना तो मैंने फिर मिसेस को मैंने कहा यार इस तरह कहते यार अगर आपने करनी है तो फिर डॉक्टर बुशरा इकबाल के साथ यार गुड आइडिया। फिर मैंने अपने मैनेजर से मैंने कहा रब्ता करना, अप्रोच होती है ना सर जिसकी जहाँ तक हमारी वहाँ तक वो भी आपने खलील साहब का किया, वो इतने शानदार, आपने अच्छे इंटरव्यूज किए हुए हैं, और मैं भी उससे आपके इंटरव्यू को गलत नहीं कह रहा, मैं अपना ओपिनियन जी बिल्कुल सही बताया ओपिनियन कि उसके अलावा भी बहुत से किसी के नेगेटिव यानी उसकी कोई नेगेटिविटी नहीं भी है ना, हाँ जी, तब भी अगर मुझे नहीं ना पसंद आया फिर आप तो मैं नहीं थोड़े चूजिए। अच्छा, आप एक क्वेश्चन ना सब जितने भी गेस्ट आते हैं ना आप जरूर पूछते हैं उनसे, आप भी पूछे सर, मैं वैसे ही जवाब दे। आपकी YouTube इनकम कितनी है? फिगर्स में ना बताए, मैं ये कह दें कि मिलियंस मिला के यूट्यूब और फेसबुक, मेरा फेसबुक पे मोनेटाइज है ना, वहाँ से भी पैसे आते हैं, क्योंकि मुझे फेसबुक से ज़्यादा पैसे आते हैं क्योंकि मेरी व्यूअरशिप फेसबुक पे ज़्यादा है ना। फेसबुक पे मेरे मिलियन प्लस फॉलोवर्स हैं माशाल्लाह, व्यूअरशिप ज़्यादा है, तो यहाँ से वैसे अगर आप कंपेयर करें तो पैसे यूट्यूब पे ज़्यादा बनते हैं व्यूअरशिप के हिसाब से। यानी अगर 1 लाख व्यूज़ अगर उस पर एवरेज व्यू ड्यूरेशन बेहतर है जी, तो यूट्यूब पे 1 लाख व्यूज़ पे अगर आपके $50 बने या $70 बने, फेसबुक पे थोड़े से फेसबुक पे 20-25 नहीं, फेसबुक पे कम बनते हैं, लाख पे $20-25 बनते हैं। बहुत अच्छा व्यू ड्यूरेशन हो तो $30-35 लाख पे बन जाते हैं, इसके ऊपर नहीं बनते। तो लेकिन मेरे इसलिए ज्यादा बन जाते हैं कि मेरी व्यूअरशिप बहुत ज्यादा है फेसबुक पे, तो अगर उस तरह से कंपेयर करें तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत करम है अल्लाह। चले माशाल्लाह। अच्छा, इसी तरफ थोड़ा सा आएंगे कि हमारे उलमा कराम, डिफरेंट उलमा कराम इस चीज़ को यूट्यूब अर्निंग्स को हराम भी कहते हैं। वो कहते हैं जी कि इसमें मुख्तलिफ दोशीज़ाएँ आ जाती हैं जब आप ऐड चलता है, या कोई इस तरह की चीज़ आ जाती है जो बिल्कुल एक हराम कंसीडर की जाती है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यानी ये तो उलमाए भी से जवाब दे सकते हैं, लेकिन मैं इस पर सिर्फ इतना मैंने देखा कि वो उलमा हराम कहते हैं जिनका यूट्यूब नहीं चलता। हाँ जी जिनका चलता है ना वो तो नहीं हराम कहते। अभी कमाल है, मुफ्ती तारिक मसूद साहब का मैं बयान सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि नहीं ठीक है, थोड़ा सा मामलात हैं इसके अंदर, मगर उतना आप सदका उतना आप सदका कर दे। बिल्कुल, आप देखें बहुत से ऐसे उलमाए पाकिस्तान के जिनके मोनेटाइज है, वही बता रहा हूँ ना, जिनका नहीं चलता। मेरे से एक दफा ने एक बंदे ने क्वेश्चन किया, पता नहीं यूट्यूब के वाले से या किसी और ई-कॉमर्स के वाले से ना, कि जी ये कमाई हलाल है कि हराम है। मैंने कहा यार वैसे तो उलमा का मसला है जी, लेकिन मैंने कहा आप कमाते हैं, कहता नहीं। मैंने कहा अभी हराम है, जब आप कमाओगे तो हलाल हो जाएगी। तो अपने लिए खुद ही चूज कर लेते हैं जो हमारे लिए बेहतर होगा। ये भी एक फैक्टर है। शॉपिफाई के बारे में भी अभी यही चीज़ मैं सुन रहा था कि आप किसी की चीज़ उठाकर अपनी ड्रॉप शिपिंग में, लेकिन उसमें मुफ्ती हुसैन खलील साहब है, जमात रशीद के जहाँ के मुफ्ती तारिक मसूद साहब है, उन्होंने प्रॉपर मेरे ख्याल 45 मिनट की इस पर वीडियो बनाई है कि ड्रॉप शिपिंग इस एक वजह से हराम है और ये 10 तरीके उसको हलाल करने के। अब हम उस हराम की तरफ क्यों जाते हैं? जिसका नहीं चला वो कहता हराम है, जिसका चल रहा है वो हलाल कर लेते। मुफ्ती हुसैन साहब ने ये बताया कि आपने जिससे प्रोडक्ट लेके बेचनी है उससे पहले आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें, चाहे वो ईमेल पे हो कि जी मैं आपकी प्रोडक्ट आपसे लूँगा और आगे कमीशन पे बेचूंगा, या आपसे इतने की लूँगा और आगे जितने की मर्जी वो कहते हैं, फिर वो जायज़ है। या आप उस प्रोडक्ट को पहले अपने पास कहीं मंगवा लेते हैं, अपने कब्जे में कर लेते हैं, थर्ड पार्टी वेयर हाउस में आगे बेच लेते हैं, तब भी वो जायज़ है। कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं फिर भी ठीक है, कब्जे में कर लेते हैं तब भी ठीक है। तो ऑप्शंस उलमा ने हर चीज़ के अंदर। दीन इस्लाम ऐसा मजहब नहीं है कि वो आपको एक काम से रोके तो वो कहे बाबा आपने ये काम नहीं किया, मुश्किल आपके लिए, उसका अल्टरनेट आपको देता है।
मगर ज़्यादातर हाफिज़ भाई ड्रॉप शिपिंग जितनी भी पाकिस्तान में मैंने देखा है हो रही है, तो वो हाँ वो जो 2 नंबर तरीके से और जो फ्रॉड किया है, पैसे लेके भाग गए, नहीं 90% तो यूं ही हो रही है कि वो आपसे आगे से कांटेक्ट नहीं करते। हाँ तो फिर तो गलत है ना, डायरेक्टली उठाई चीज़ और आगे से आपने कांटेक्ट किया हुआ, बताया हुआ, बता के कर रहे थे, फिर ये ठीक है। बल्कि मुझे एक वीए मिला सर, तो मुझे कहता कि आप शिप करते हो, मैंने कहा हाँ, कहते ये क्या करते हो, कहता शिप तो नहीं करना ना। वो बिल्कुल फ्रॉड है ना कि बस बेचा एक अकाउंट में 30-40 हज़ार डॉलर किया, वो लेके भागे, अकाउंट बंद, फिर नया अकाउंट, इसी वजह से तो फिर पाकिस्तान बदनाम होता है। और दूसरा अगर फ्रीलांसिंग की तरफ आए तो हमने देखा है कि दुनिया में जब एक टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाती है ना, तो वो पाकिस्तान आ जाती है। अभी जैसे हमारे पास पेपाल है, अब पेपाल पूरी दुनिया में, मैं ऑस्ट्रेलिया भी रहा हूँ तो मैंने वहाँ पे चीज़ें देखी, तब पेपाल वहाँ पे तकरीबन आउटडेटेड हो गया। हमारे पाकिस्तान में अब जाके आया है। अच्छा अभी भी नहीं आया, वो फ्रॉड है, अभी नहीं आया, अभी वो फ्रॉड है सब। टोपी ड्रामा कौन को बेवकूफ बनाने के लिए कि वो पियोनियर मान नहीं रहा उस पर, इन्होंने अपनी तरफ से पियोनियर के साथ लिंक करके किया, सब ड्रामेबाजी। पेपाल को नहीं आया पाकिस्तान में, नहीं आया। पहले मैं भी इस खुशी में जाके एक शो में मुझे बुलाया, मैंने बड़ा अप्रिशिएट किया जी, कल ये तकलीफ है, बाद में पता चला सब चुना है। तो आप क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज और आए, बिकॉज ये $1 मिलियन इंडस्ट्री है सर फ्रीलांसिंग वाली, तो इसमें कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज आए हैं या ऐसे पाथवेज हों जो हमारी आवाम के लिए जो करना चाहती हैं ये फ्रीलांसिंग, उनके लिए ज़्यादा बेहतर हो? पहले तो वाईफाई होना चाहिए हमारे मुल्क में, सही वाला। हाँ बिल्कुल, अभी मरियम नवाज ने कहा है वो लाहौर में तो वाईफाई फ्री कर रही हैं। चले अल्लाह करे कर दें। नहीं मसला फ्री का नहीं है, इससे पहले भी बहुत सी जगहों पे सिग्नल आते हैं वाईफाई के, हम कहते हैं सिग्नल ना आए भाई, स्पीड काम चलना चाहिए, वाईफाई का सिग्नल बाहर में जाए, हम जब कोई काम करें हमारा काम होना चाहिए। तो सिग्नल तो माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में आता है, लेकिन काम नहीं करते, चलता नहीं है, और ये बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल। अब आप देखें इसकी वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री को इतना नुकसान हो रहा है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री और इसको लॉस हो रहा है। बिल्कुल। जो फ्रीलांसर कुछ पैसे कमा रहा है डॉलर्स में, उसका दिल कहता है यार मैं 8-10 दिन कहीं आउटिंग पे जाऊँ, लैपटॉप साथ हो, काम शाम याशी करूँ, नारायण का काम समाप्त, वो नहीं जाएगा वहाँ पे, उसका काम नहीं चलेगा, सिग्नल्स नहीं आते। वो यहाँ से दुबई चला जाएगा, टर्की चला जाएगा, वहाँ पे जाकर स्पेंडिंग करेगा, वहाँ पे उसका काम भी, क्योंकि फ्रीलांसर जहाँ भी घूम रहा है साथ उसको काम कर रहा है, उसको इंटरनेट चाहिए। तो अगर इंटरनेट यहाँ पे हो जाए तो वो जो सारे मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो यहाँ से फ्रीलांसर जाके दुनिया में लगाता है, वो यहाँ पे अपने मुल्कों में लगाए, अपने मुल्क में लगाए, अपने नॉर्दर्न एरियाज में लगाए। अगर कोई आपकी वीडियो देखता है और वो डिसाइड करता है कि मैंने ना जॉब छोड़ देनी है और फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर देनी है, तो उसके लिए आप क्या उसको रिकमेंड करेंगे? कौन सी ऐसी स्किल सीखे, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी को देखे तो वो उसका काम अच्छे तरीके से चल सकता है? यार सबसे पहले तो ये है कि जॉब कोई भी ना छोड़े। मतलब ये ना हो कि वो मोटिवेशनल पकौड़े सुन के तो वो कहे बस कल मैं जॉब छोड़ दूंगा। जॉब के साथ फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें, और जब देखें कि मैं जॉब के बराबर या करीब पैसे कमा रहा हूँ तब जॉब छोड़े, कि अभी वो पार्ट टाइम काम करके उतने पैसे कमा रहा है, फिर जॉब छोड़ के अब उसके पास एक उसको पाथवे मिल गया, उसका काम सेट हो गया, तो अब उसको मजीद मेहनत करके उस पैसे को बढ़ा सकता है। तो स्किल्स सोशल मीडिया मार्केटिंग मेरे ख्याल में सबसे अच्छी स्किल है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे। फेसबुक पे, यूट्यूब पे ऐड वगैरह कैसे चलाने हैं, डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी स्किल है जो आपकी हर फील्ड में काम आती है। आपने भी टिकटॉक शॉप पे लॉस किया हुआ, जी आपको भी पता है कि उस पे ऐड चलाए बहुत ज्यादा। अब पाकिस्तान में कुछ स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी, उनके एडमिशन कितने हैं, उनका ऐड चल रहा होता है, फार्मेसी का ऐड चल रहा है, हेयर ड्रेसर नियर में लिखे उसका ऐड चल रहा है, रेस्टोरेंट नियर में लिखे सबके ऐड चल रहे हैं। तो ये जो ऐड चलाने वाला स्किल है, ये आप दुनिया के किसी भी अमेज़न पे चले जाएं, वॉलमार्ट पे, ईबे पे, ऐड आपको हर जगह चलाना है। हाँ। तो अगर आपके पास ये एक्सपर्टीज आ जाती है तो आप ऑनलाइन एक अच्छी अर्निंग कर, बल्कि अभी तो ऐड मास्टर बने 5000 रुपए में, अभी तो फेसबुक पे बहुत ज्यादा वो सिखा रहे होते हैं, और अगर आप उस तरह से ऐड लगाएंगे तो वो बैन हो जाता है। यूट्यूब पे सब कुछ पढ़ा है, या सबसे बेस्ट है DigiSkills.pk, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट है, जहाँ पे सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरा कोर्स भी वहाँ पे मौजूद है, अमेज़न का फ्री है। 25-30 कोर्सेज है, वेब डेवलपमेंट का, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का, डिजिटल मार्केटिंग का, SEO का, AI का। और उसमें एक तो है ना कि खाली फ्री कोर्स होता है, बस आपने देख लिया, उसमें साथ सपोर्ट भी है। आपको नहीं समझ आ रहा, उनकी हेल्पलाइन पे कॉल करें, वो आपको सपोर्ट भी करेंगे। तो ये गवर्नमेंट का एक अच्छा काम है, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ से जाकर सीखें, काम करें। अच्छा हाफिज़ भाई, आप डिफरेंट कंट्रीज़ में घूमे भी हैं, बल्कि अक्सर आप जापान गए होते हैं? तो नहीं, जापान में भी पहली दफ़ा गया था, फर्स्ट टाइम। जी मैंने आपकी 2 वीडियोज़ देखी हैं वहाँ पर। नहीं वहाँ पे क्योंकि एक हफ्ता रहा था, कंटेंट काफ़ी, हाँ कंटेंट आपने काफ़ी बना लिया, मुझे लगा कि आप 2-3 दफ़ा वहाँ जा चुके हैं। तो उसमें एक तो मैंने आपको उसके बारे में बताना था कि जापान में एक अगर आप छोटी लड़की भी देखेंगे ना, उसकी भी एज 45 ईयर्स प्लस होती है। मतलब अगर ऐसा हुआ, हमारी जो गाइड थी ना वहाँ पे लोकल, हाँ, वो मुझे अगले दूसरे-तीसरे दिन मुझे किसी ने कहा कि आपको पता है इसकी एज कितनी है? मैंने कहा यार कितनी होगी, 30-35 होगी। तो उसने कहा भाई इसकी एज 64 है, और ये वो जो नवासों पोतों वाली है। मैंने कहा यार, हमारे एक एक्टर गए थे ना सर,
हाफिज भाई वो एक्टर गया तो उन्होंने एक लड़की को देखा तो वो जाके उसकी ना चीक्स करने ही वाले थे कि उसको ना उसके दोस्त ने रोक लिया, उसका इसकी एज बताएगी तो उसने कहा तुमने जेल में होना था। नहीं वैसे वहाँ पे ये है, और उसके अलावा भी हमने देखा वाकई वहाँ पे, क्योंकि हेल्दी फूड खाते हैं। अच्छा, मैं जापान में एक हफ्ते में मैंने खूब बदपरहेजी की, आपने खाने पीने में सबसे महंगा फूड भी खाया? हाँ वो भी खाया। अच्छा, उसके अलावा बदपरहेजी खूब की, सुबह को उठ कर नाश्ते में बहुत ही ज्यादा खा लिया, दोपहर में भी, क्योंकि हम ग्रुप था दोस्तों का तो हमें देसी फूड आसानी से अवेलेबल था, हलाल रेस्टोरेंट पे जाते थे। लेकिन मैं हैरान था, एक हफ्ते में मेरा पेट नहीं खराब हुआ, और पाकिस्तान आते ही उसके बाद मैं 10 दिन बीमार रहा हूँ। पाकिस्तान आने के बाद वहाँ पे यानी कि ऐसा कोई साफ सुथरा खाना कि मसला ही नहीं हुआ। मैं खुद हैरान हुआ कि यार 2-3 दिन बंदा बदपरहेजी करे पेट खराब हो जाता है, 7-8 दिन हो गए चक्कर ही कोई। क्या डिफरेंस देखा हमारे मुल्क में और उस मुल्क में? डिफरेंस तो बहुत सारे हैं, अब जमीन आसमान का फर्क है, तो कंपेयर करना नहीं वो बात तो आपकी ठीक है। एक चीज़ जो आप समझते हैं कि अगर हमारे मुल्क में भी वो राइज हो जाए तो हमारा मुल्क भी बेहतर हो सकता है। सारी चीज़ें तो हम वहाँ से कॉपी नहीं कर सकते। एक चीज़ अगर हो जाए तो वो तो कानून की बालादस्ती है ना। अगर इंसाफ मिलना शुरू हो जाए तो सारी चीज़ें, क्योंकि सारे मसाइल कहीं ना कहीं जाके इंसाफ मिल जाए तो सब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। वहाँ पे आपको रोड्स भी साफ मिले होंगे, लोग भी अच्छे मिले होंगे। वहाँ पे हम एक डियर पार्क में गए, हिरन वगैरह थे जहाँ पे, मैंने देखा वो ओपन था ना, क्योंकि वहाँ पे वाइल्ड होते हैं। अच्छा, वो वहाँ के हिरन भी इशारे पे रुक रहे थे पैदल क्रॉसिंग पे ना। अच्छा, अब उनको कोई ट्रेनिंग नहीं की गई, वो लोगों को देख देख के ना कि इंसान रुकते हैं, रेड होता है ग्रीन होता है तो इंसान चलते हैं, तो वहाँ के जानवर भी ट्रेन है, और यहाँ पे खैर से जो इंसान जानवर है वो भी वो दिन में। बल्कि वहाँ पे यहाँ पे एक और बात आ जाती है, मतलब इससे रिलेट तो नहीं करती, लेकिन मैं आपको वैसे मतलब इस इशारे से बात है ये इंसान व जानवरों से, मुझे उन लोगों को भी हैरत होती है पाकिस्तान में जो एक महंगी गाड़ी में बैठे होते हैं, इशारा तोड़ा, सीट बेल्ट नहीं लगाई या मोबाइल यूज करने, वार्डन ने रोका तो किसी को फोन मिला दिया। बिल्कुल, मैं तो कह रहा यार ऐसे बंदे को उधर रोड पे उतार के ना पूरी कौम कर जैसे लित्तर मारो बेगारत को। मैं को तो 50 लाख की गाड़ी में बैठा बेशर्म इंसान, 500 का चलान है भर दे। बिल्कुल ऐसे, मतलब बेगैरती का कोई अगर आखिरी लेवल है ना तो वो ये है कि आप कानून की खिलाफवर्जी पे पकड़े जाए चलान पे, और आप अपने किसी सिफारिश वाले को फोन करें कि यार मेरे बने मेरा 500 छुड़ा दे। वो हमारे यूनिवर्सिटी में सर कुछ देहात से लोग आए हुए थे तो वो अपने स्टोरी सुना रहे थे, कहते यार मैं अपने दोस्त ने कहा मैं मोटरवे ते गड्डी पा दे ते गड्डी रोकनी नहीं, स्पीड फुल मारनी है, सारे चलान तेरे मैं भरांगा। मतलब मेंटालिटी इंसान की ये मेंटालिटी भी गलत है। अच्छा, यहाँ पे फिर एक और चीज़ है कि चलान ज्यादा होना चाहिए। हाँ, अभी मोटरवे पे 2500 हो गया, 2500 हो गया, पहले 750 था। हाँ। तो मैं इसका भी काट लूँ, 2500 भी बहुत कम है, ये ज्यादती है। पूरी दुनिया में इतने महंगे चलान है यार, यूके में मिनिमम चलान 7500 पाउंड का, यानी पाकिस्तान में 30-35 हजार। चलो पाकिस्तान में और कुछ नहीं 10-15 हजार तो चलान रखे, एटलीस्ट हो गई, मुनज़्ज़म हो जाएगी। हाँ, अब आपने जो बात की, मेरा एक दोस्त है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो जब मोटरवे पे पहले जब 750 था, अब भी वही हरकत करता होगा क्योंकि उस अल्लाह ने बहुत दिया। वो जब ट्रैवल करता था तो वो 750 के चेंज ना 7-8 रख लेता था अपने पास, मैंने सारी शहरें तोड़, जिधर रोकेगा मैंने दे देने पैसे। और ज़्यादा जब इतना चलान होगा तो हर मतलब जिसके एक तरीका ये भी है कि डीमेरिट, अगर आप चला आपकी जो लाइसेंस पे ना मेरिट पॉइंट्स कर देना तो वो पॉइंट्स कट करें। ऑस्ट्रेलिया में हर जगह वहाँ पे 12 पॉइंट्स होते हैं, 12 पॉइंट्स होते हैं, मिनिमम 3 आपके लगने हैं, 4 गलतियां आपने की आपका लाइसेंस गया। तो यहाँ पे करते हैं तो काफी बेहतरी हो जाएगी। नहीं, वैसे ये होना चाहिए कि अगर कोई बंदा किसी को फोन करवाए ना कि मेरा चलान छोड़े, तो उस बंदे को तो कोई जूतों की सजा होनी चाहिए, बिल्कुल, और उसकी वीडियो बना कर डालनी चाहिए कि देखिए पाकिस्तान का बेगारत, पाकिस्तान की बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात सर। तो अच्छा, कोई शेर अगर आप एंड पे हमें सुनाना चाहिए अपनी ऑडियंस को? यार शेर तो बहुत सारे हैं, बाद में ऐसा होता है कि ज़हन में कोई नहीं आता। ये उन लोगों के लिए सुना दें जब यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते थे, तो ये शेर अगर आप नहीं ऐसा तो मैंने आपको बताया ना, किसी से राब्ता ही नहीं है। अच्छा, हाँ, अब कुछ के मैसेज आए हुए हैं, ऐसे मैं गलत बयानी करूँ, मतलब जाहिर है जब कोई देख लेता है कि यार अच्छा उस वक्त तो था ना, तो फिर बहुत से लोगों के मैसेज, जब कामयाब हो जाता है ना तो सारे कहते हैं मेरे मामू का बेटा है ना। नहीं, वो कामयाब है, दूसरा ये है कि तब कोई राब्ता था ही नहीं। अब सोशल मीडिया में देखा तो कुछ क्या है क्लास फेलोज के मैसेजेस के, और हमें अच्छा एक क्लास फेलो का उसने कहा कि आपको याद है, मैंने दिल में सोचा कैसी बेवकूफ़ों की बात है कि लड़कों को तो याद ही हो तो, लेकिन अच्छे है, मतलब उनके अपने फैमिली से बात कर रहे हो, अपने हस्बैंड से बात कर रहे हैं कि यार इस तरह हम लोग प्लान पे, और बड़ी खुशी है आपको देख के, दुआएं वगैरह। तो शेर है तुझको क्या, अच्छा शेर, क्योंकि मैं सराइकी स्पीकिंग हूँ, जी बिल्कुल सराइकी में सुना दें, और नहीं सुना उर्दू में रहा हूँ, लेकिन सुनाऊंगा ताउल ऐसा खेलवी का, जी बिल्कुल मेरे फेवरेट है, मेरे खुद बहुत सारी जिंदगी को सुना है। और तो अताउल्ला की एक गज़ल है, उसके अंदर वो शेर कहते हैं कि तुझको क्या इल्म मेरे सीने में
तिश नाकामी के कितने छाले हैं, और बेवफा एक दिन तो ये कह दे मेरी आंखें तेरे हवाले हैं। ये गज़ल है ताउला की, बेवफा यूं तेरा मुस्कुराना, उसके अंदर उन्होंने ये शेर कहा। तो शेर भी हमें लाला के ही याद है। अच्छा, तो कोई ऐसा सिंगर जो आपको पाकिस्तान में पसंद हो? अताउल्लाह से फिल्मी और ज़िहान रुकड़ी या कुछ और तरह की, लेकिन अताउल्लाह के लेवल का तो कोई सिंगर ही नहीं है पाकिस्तान में, बिल्कुल नहीं, दुनिया में कहीं। जो वोकल नोट्स उसके हैं ना, एक उसके और एक दूसरी नसीबुल लाल के, उसके जो वोकल नोट्स है ना वो प्योर है उसकी आवाज़, मगर उसे गाने जिस तरह के गवाए जाते हैं ना, कंपेयर कर ही नहीं सकते। 1000 से ऊपर उन्होंने गाने गाए हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम है, हर कंपोजिशन अलग है। और मेरी तो क्योंकि लाला से गपशप भी है, मुलाकातें भी हैं, हमने आंखों के सामने देखा, लाला के सामने किसी ने गीत ला के रखा जी लाला ये मैंने लिखा है प्राइवेट महफिल में जी, और 5 मिनट बाद लाला ने सुना दिया वो धुन बना के दिखाया। ऐसा कोई सिंगर दुनिया में नहीं है, बल्कि उनका तो वो गाना इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, वो सारे बड़े मैसेज नए बनाए सेंड किए सर, वो बड़ी यादें हैं इस गाने से। नहीं, मुझे तो लाला के वो गाने याद है कि जो लाला को भी नहीं याद। एक दफ़ा मैनचेस्टर में इकट्ठे खाना खा रहे थे, हमारे एक मुश्तरका दोस्त है फौत हो गया तराशिक, उनके रेस्टोरेंट पे। अब उन्होंने रेस्टोरेंट की ओपनिंग करनी थी, उससे पहले एक दिन अताउल्लाह का कॉन्सर्ट था वहाँ पे, तो उसके बाद हम लोग खाने याद नहीं है। फिर मैंने कहा लाला जी मैं याद करा देता हूँ, मैंने फिर पूरा गाना उन्हें याद करा, उन्होंने फिर सुनाया। तो बल्कि वो सामल साथ बैठा था उनका बेटा, तो एक और बंदा आया बाद में, तो उससे पूछा कि ये कौन है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम उनकी महफिल में बैठा था। तो उससे कहा ये इंसाइक्लोपीडिया है जी, इनके पास अताउल्लाह का इतना फैन है। हाँ, सुपर फैन। कोई पाकिस्तानी एक्ट्रेस या बॉलीवुड की एक्ट्रेस जो आपको पसंद है, जो जिनकी मूवीज आप रेगुलर देखते हैं? मैंने घर में जाना है, नहीं बता दो कोई। रेगुलर तो नहीं, मैं मूवीज देखता हूँ, मतलब इंटरवल में जब भी मूवी आएगी तो उस एक्ट्रेस की आप जरूर देखेंगे? नो, ऐसे तो कोई भी नहीं है। मूवीज देखता हूँ, और इंडियन मूवीज भी देखता हूँ, ज़्यादा पाकिस्तान में तो नहीं लगती, लेकिन दुबई अक्सर जाना होता है। तो अभी जो लास्ट आई थी शाहरुख खान की पठान मूवी थी, उसमें वो एक जो साउथ इंडियन एक्ट्रेस थी, मुझे उसका नाम भूल गया, बड़ी जबरदस्त थी, वो जवान में थी आई थिंक। अच्छा हाँ, जवान में बोले तो वो हाँ, इस तरह कोई भी नई मूवी है तो दुबई जब भी चक्कर लगे तो पाकिस्तान में कौन सी एक्ट्रेस आपको फेवरेट है? फेवरेट कोई भी नहीं है। चले आपको पसंद हो? नहीं, मैं सच बता रहा हूँ। कोई इन्फेक्चुएशन वैसे दिल को अच्छी लगती है? नहीं, नजर का धोखा हो कुछ तो बताएं। ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैं तो खुद इस फील्ड के अंदर हूँ, मेरी मुलाकातें रहती हैं दोस्तों से, हर तरह के दोस्त हैं। हाफिज़ भाई बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया, एंड जितने आप रियल लाइफ में नजर आते हैं अच्छे इंसान, आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी। आपका शुक्रिया, आपकी वाइब्स बहुत पॉजिटिव है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और जज़ा दे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।